पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का पैकअप होने वाला है। पैकअप से पहले उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की। अमेरिका पर आरोप लगाए हैं। मुंबई में शरद पवार के घर में किसने फेंके पत्थर? दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कौन चक्का जाम करने वाला है? दिन भर का हर वो वीडियो जो आज चर्चा में रहा। देश दुनिया की हर खबर फुल अपडेट के साथ। नमस्कार, मैं अमित सिंह, न्यूज नॉनस्टॉप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले देखते हैं आज की वीडियो ब्रेकिंग। पुलिस मुनादी कर रही है कि धारा बढ़ाओ के मुकदमा अपराध संख्या 825/21 धारा 3/5/8 ढोल बज रहे हैं। बुलडोजर एक्शन मोड में 9 महीने से फरार गोकशी के आरोपी नफीस के घर पुलिस इसी अंदाज में आधे घंटे में सरेंडर करने की वार्निंग देने पहुंची। आधे घंटे का समय दिया जाता है, या तो हमारे सामने आकर उपस्थित हो जाए। पुलिस ने चेताया, सरेंडर करो नहीं तो मकान का नामो निशान मिट जाएगा। नहीं तो उसके मकान की कुर्की कर बुलडोजर के साथ में ध्वस्त किया जाएगा। कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के 2 चाचाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको याद होगा, ये वही नाहिद हसन है जिनका बयान यूपी चुनाव के दौरान बहुत वायरल हुआ था। नाहिद पश्चिमी यूपी के दबंग नेता माने जाते हैं, लेकिन योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन न दबंग देख रहा है न वीवीआईपी, वो लगातार चलता जा रहा है। नाहिद के 2 चाचा सरवर हसन और अरशद हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन दोनों पर शत्रु संपत्ति और जमीन के कब्जे का आरोप है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की हैं। यहां सिविल लाइंस इलाके में सुबह 8 बजे से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। डीआईजी मुरादाबाद कार्यालय के नजदीक 2 अपार्टमेंट के बाहर एक्शन हुआ। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी पूरे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घंटे भर से ज्यादा देर तक एक्शन हुआ और एक नामी बिल्डर के फ्लैट्स गिरा दिए गए। बताया जा रहा है कि एमडीए फ्लैट्स और दुकानों के नक्शे पहले पास किए गए थे। शिकायत मिलने पर तत्कालीन मंडल आयुक्त ने निर्माण रुकवाकर सील लगवा दी थी। जाम खुलवाने के लिए एसएचओ लात से बरसा रहे। बेरहमी से लोगों की पिटाई कर रहे। तस्वीरें यूपी के फर्रुखाबाद की है। दरअसल ट्रक ने 2 महिलाओं को कुचलकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। सूचना मिलने पर जहानगंज के थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाने के लिए बेरहमी से लोगों की पिटाई करनी शुरू कर दी। चार करोड़ कैश, महंगी शराब की बोतल और ना जाने क्या क्या। इतनी मोटी रकम निकली है जयपुर के सांख्यिकी विभाग के सीईओ और प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह के घर से। एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड पड़ी तो गलत तरीके से कमाए गए पैसों का ये जखीरा हाथ लगा। सुरेंद्र सिंह के घर से 4 करोड़ रुपए नकद और शराब की कई महंगी बोतलें मिली हैं। इतना पैसा मिला है कि गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ गई। सरकार की तरफ से मिलने वाली पगार इन्हें कम पड़ती थी, इसलिए रिश्वत का खुला खेल खेलते थे। लेकिन इस बार रिश्वत लेनी महंगी पड़ गई। 5 लाख की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ लिया, जिसके बाद सुरेंद्र सिंह के घर से तलाशी हुई। सुरेंद्र सिंह जयपुर के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का भी ज्वाइंट सेक्रेटरी है। अब सुरेंद्र सिंह के अगले पिछले कामों का वही खाता तैयार किया जा रहा है। जांच हो रही है कि और कितनी संपत्ति इन्होंने रिश्वत की कमाई से बनाई है। हाथों में रिवॉल्वर और हवा में 3 बार फायरिंग। यह है बिहार के खगड़िया जिले के पूर्व प्रमुख बलबीर चांद उर्फ चांद यादव।
एमएलसी चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजीव कुमार की जैसे ही जीत की खबर इन्हें मालूम चली, ये खुशी के मारे हवा में गोली चलाने लगे। एक के बाद एक 3 गोलियां इन्होंने आसमान की ओर दागी। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले पूर्व प्रमुख मोबाइल पर नतीजों के बारे में जानकारी मांगता है, फिर जब जीत की खबर मिलती है तो वो हवाई फायरिंग करने लगता है। इस दौरान उसके कई समर्थक भी वहां मौजूद थे, जो उसकी खुशी में शरीक होते नजर आए। अब जब वीडियो वायरल हुआ है तो पुलिस भी जल्द एक्शन लेने की बात कह रही है। वायरल तस्वीर गुरुवार देर शाम की बताई जा रही है। कुएं में गिरे तेंदुए को बाहर निकालने का रेस्क्यू जारी है। कुएं में रस्सी से बांधकर एक चारपाई लटकाई गई है और चारों ओर से बंद बक्सा लटकाया गया है। तेंदुआ चारपाई के सहारे उस बक्से के अंदर घुसता है और फिर बक्सा बंद हो जाता है। उसके बाद रस्सी से बंधे इस बक्से को धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचा जा रहा है और इस तरह से तेंदुए को कुएं से बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली जाती है। वीडियो महाराष्ट्र के बुलदाना जिले का है। ये मां अपने 7 साल के बच्चे के लिए रो रही है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमरोहा की हैं। यहाँ गजरौला में 7 साल का टिंकू घर के नजदीक खेल रहा था। अचानक वो गायब हो गया। बाद में उसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस एक्शन में ढील से नाराज आज लोगों ने बिजनौर स्टेट मार्ग को जाम कर दिया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस के बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। बड़ा सवाल है कि टिंकू के हत्यारे कब पकड़े जाएंगे। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका अपने मिसाइल अटैक, यूक्रेन के कई शहर तबाह। ये तस्वीरें हैं यूक्रेन के मारियापोल शहर की, जो रूस के लगातार हमलों से थर्रा उठा है। मारियापोल शहर पर रूस की मिसाइलें ताबड़तोड़ अटैक कर रही हैं। शहर की ज्यादातर इमारतें धमाकों से तबाह हो गईं। आलम यह है कि मारियापोल शहर की हवा में धुआं ही धुआं भर गया है। हर तरफ बारूद की गंध आ रही है। तबाही ऐसी मची है कि लोगों को पल भर में जिंदगी खत्म हो जाने का डर सता रहा है। पुतिन और जेलेंस्की की जंग की वजह से मारियापोल में 5000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। रूसी सेना यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर लगातार हमले कर रही है। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के शहरों को बर्बाद कर दिया है। ये तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव की हैं। गुरुवार देर रात यहां फायरिंग के बाद अफरा तफरी मच गई। डीजेनगोव स्ट्रीट पर एक भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट में एक बंदूकधारी हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस वारदात के बाद इजराइल की पुलिस ने संदिग्ध हमलावर की तस्वीर जारी की है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जहां वारदात हुई वहां कई रेस्टोरेंट्स और बार्स हैं। पीएम नफ्ताली बेनेट ने कहा कि हमलावर कहीं भी हो उसे हम ढूंढ निकालेंगे। एक, 2, 3, 4, 5। ये तस्वीरें हैं यूक्रेन की, जिसमें रूस से जंग को लेकर यूक्रेनी सेना भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। युद्ध के मैदान से ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे एक के बाद एक मिसाइल अटैक किया जा रहा है और रूसी टैंकों को तबाह करने पर आमादा है। यूक्रेन के सैनिक रूस के हर कदम पर नजर बनाए हुए हैं ताकि उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके।
रूस यूक्रेन युद्ध को करीब 2 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन ना तो रूस पीछे हट रहा है और ना ही यूक्रेन के हौसले पस्त पड़ रहे हैं। यूक्रेन की सेना धीरे धीरे अपने कब्जा हुए क्षेत्रों को वापस पाने में कामयाब हो रही है, तो रूस ने बौखलाहट में यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में महंगाई के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है। जनता का सब्र अब जवाब देने लगा है। वो सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। हाथों में झंडे, पोस्टर और बैनर के साथ सड़कों पर उतरे लोगों ने जमकर नारेबाजी की, शहर भर में मार्च किया, महंगाई पर अपने गुस्से का इजहार किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी रास्तों पर नजर आए। पुलिस विरोध कर रहे लोगों के साथ साथ चलती रही ताकि अगर माहौल बिगड़े तो उन पर तुरंत काबू किया जा सके। आपको बता दें कि पेरू पहले ही महंगाई से जूझ रहा था, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बाद वहां के हालात और बिगड़ गए। इन्फ्लेशन पिछले 26 साल की तुलना में सबसे ज्यादा हो गया। त्राहिमाम कर रही जनता वहां की सरकार से बस यही गुहार लगा रही है कि किसी तरह बस आसमान छूते दाम से उन्हें निजात दिला सके। रनवे के बगल में प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद आनन फानन में रनवे पर मौजूद क्रू मौके पर पहुंचा। इसके बाद क्रैश हुए प्लेन में लगी आग को बुझाने की कवायद शुरू हुई। तस्वीरें कोस्टा रिका की हैं। DHL का बोइंग 757-200 कार्गो प्लेन लैंड करने के बाद हादसे का शिकार हो गया। जब ये प्लेन रनवे पर लैंड कर चुका था तो अचानक से फिसल गया और ये हादसा हो गया। इस हादसे में प्लेन का पिछला हिस्सा 2 टुकड़ों में बंट गया। गनीमत रही कि इस हादसे में प्लेन में मौजूद क्रू सुरक्षित रहा, जबकि एहतियातन एक क्रू की मेडिकल जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल हो जाने की वजह से ग्वाटेमाला जा रहा ये प्लेन हादसे का शिकार हो गया। इमारत की 4थी मंजिल पर फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए जूझ रही है। तस्वीरें अमेरिका के बोस्टन की हैं। मट्टापन के पड़ोस में मौजूद इस इमारत में इतनी भीषण आग लगी है कि काबू करने में दमकल विभाग के पसीने छूट रहे हैं। ब्लू हिल एवेन्यू और हेजल्टन स्ट्रीट के कोने में मौजूद इस इमारत में भीषण आग लग गई थी। आग की जानकारी जैसे ही दमकल विभाग को मिली, फौरन घटनास्थल पर पहुंचे। तीसरे लेवल की इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों की एक टीम जमीन पर और दूसरी छत पर मशक्कत कर रही थी। दमकल कर्मियों के सामने आग बुझाने की ये चुनौती बड़ी इसलिए थी क्योंकि तेज हवा बार बार आग को भड़का रही थी। साथ ही जिस जगह ये आग लगी थी वह काफी सारा कबाड़ था, जिससे ये आग और तेजी से फैल रही थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पानी में फंसी गाड़ी, उफनती नदियां, पानी में डूबते खेत खलिहान, पानी में डूबे घर और जिंदगी का रास्ता रोके जमा हुआ पानी। पिछले कुछ दिनों से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, न्यू साउथ वेल्स और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हालात कितने खराब हैं। जहां तक नजर घुमाएंगे सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। न्यू साउथ वेल्स में अभी तक 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। लगातार बारिश की वजह से आशंका जताई जा रही है कि नीपियन नदी का स्तर 1988 से भी ज्यादा होने वाला है। 1988 वो साल था जब नीपियन नदी का स्तर काफी बढ़ गया था और बाढ़ आने से भीषण तबाही मची थी। आगे के खतरे को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। फंसे हुए सैकड़ों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। घरों में लाशें, सड़कों पर लाशें,
बॉडी बैग में भरी लाशें। पूरा शहर कब्र सरीखे लग रहा है। यूक्रेन का यह बूचा शहर रूसी सेना की क्रूरता का सच बता रहा है। बूचा से लाशों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आम लोगों के घरों में लाशें मिल रही हैं। सड़कों पर लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मानो शहर नहीं कब्रिस्तान हो। यूक्रेन के बूचा में नरसंहार का आरोप रूसी सेना पर लग रहा है। जिन घरों में हंसते खेलते परिवार थे, वहां अब सिर्फ लाशें हैं, तबाह इमारत है। अपनों को खोने का गम है और मौत के बीच जिंदगी की तलाश है। मानो जिंदगी ठहर गई है, मौत का मातम चारों ओर पसरा है। माहौल की खामोशी बड़ी तबाही की गवाही चीख चीख कर दे रही है। और चल रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का जो पाकिस्तान से आ रही है। कल वोटिंग से पहले इमरान खान ने भारत की जमकर तारीफ की है, भारत को सुपर पावर बताया है। तो दूसरी मर्तबा ये मौका आया है जब उन्होंने भारत की कूटनीति, यहाँ की सियासत और दुनिया भर में जो भारत का कद है उसकी तारीफ की। इमरान खान ने अपने भाषण में कहा कि भारत एक खुददार मुल्क है, विदेशी ताकतें उसके खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। दुनिया का कोई भी सुपर पावर हो, वो भारत को प्रभावित नहीं कर सकता। सबसे पहले सुनिए कि इमरान खान ने भारत की तारीफ में क्या कुछ कहा। मैं आपको आज मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियाँ भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मेरी लोगों से वाकफियत भी बढ़ी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे हैं जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। तो इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूं कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी का एंटी हूं ना किसी मुल्क का एंटी हूं। और चलिए इसी कसवर का रुख करते हैं। इस्लामाबाद से मेरे सहयोगी जोड़े हैं। कसवर, पूरी दुनिया एक तरफ, पाकिस्तान की सियासत एक तरफ, लेकिन इमरान खान बार बार भारत की तारीफ क्यों कर रहे हैं? जरा इसका मायने और मतलब समझाइएगा हमारे ऑडियंस को। देखिए, खान साहब ने दूसरी दफा तारीफ की और मेरे ख्याल में तारीफ बेजा भी नहीं की। वो कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को दुश्मन समझता है, भले ये दुश्मनी एनमिटी होती रहती है, लेकिन तारीफ वो जो दुश्मन के देश से है। और इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब ने बिल्कुल फैक्ट्स और फिगर को बर्बाद की है। यहाँ पे वो अपनी मीटिंग में भी कह रहे थे कि यार हिंदुस्तान जैसा दोस्त होना चाहिए, हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो अपने लोगों के लिए अमेरिका के साथ भी लड़ने को तैयार हो जाए। मतलब पूरी दुनिया रशिया के ऊपर पाबंदियां लगा रही है, उसने किसी का प्रेशर नहीं माना, अमेरिका का भी नहीं माना, तेल खरीद के लेके आया कि अपनी फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन। तो वो इसलिए तारीफ करें। उसका एक और कारण भी है, मैं आपको बड़ा समझाऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इमरान खान साहब के ऊपर आरोप लगे थे 2018 में कि आर्मी की वजह से ये पावर में आए हैं। हम उसके ऊपर ज्यादा उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अब जो है आर्मी मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है। आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने फर्स्ट टाइम हम ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं। वो कहते हैं कि सियासत जाने और सियासतदान जाने, हमारा कोई वास्ता नहीं है। और जब आप कोई भी यहाँ पे इंडिया की तारीफ करे तो मेरे ख्याल में कि आर्मी के अंदर घंटियां जरूर बजती हैं, ये आप जान रखिए। अब जब इमरान खान साहब दूसरी दफा ये तारीफ कर रहे हैं, भले मेरिट के ऊपर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा देश पाकिस्तान को समझता है कि तरक्की में बहुत आगे निकले हैं इंडियन, सबको पता है यहाँ पे जो समझ बूझ लगता है। लेकिन अगर इमरान खान साहब हेड ऑफ स्टेट एक दुश्मन को मुल्क के हवाले से ये बात करते हैं तो आप जरा सोचें कि किसको मैसेज दे रहे हैं। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में बैठ के वो रावलपिंडी में बिटवीन द लाइन्स के मैसेज कन्वे कर रहे थे कि हाँ, कि हम इस तरीके से भी चल सकते हैं। अगर आप हमारे साथ नहीं आना चाहते तो फिर ये भी चीज है। लेकिन अब इमरान खान के फॉलोअर जो हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, वो चीज को समझते हैं कि हम आजाद हुए थे इंडिया के साथ, इंडिया आगे निकल गया है। एक दोस्त ने बड़ी खूबसूरत बात की है, अब जो अभी किताब के बाद आप सुने, आपको अच्छा लगेगा। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो कंपैरिजन है वो एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज और एक सुजुकी मारुति का है।
कभी भी मर्सिडीज वाला सुजुकी मारुति के साथ कोशिश करेगा कि आगे जाने दो, छोड़ दो, कि सुजुकी तो 5000 में करवा दे डैमेज, और ठुक गई मर्सिडीज को तो उसके 5 बड़ा नुकसान पाकिस्तान। ठीक है, कैसे थोड़ा ऑडियो में दिक्कत है, हालांकि जो आप बता रहे हैं वो हम समझ भी रहे हैं, क्योंकि भारत बहुत आगे निकल चुका है और पाकिस्तान अभी भी बहुत पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। चलिए अब रुख और बड़ी खबरों का कर लेते हैं। इमरान ने और भी बहुत बड़ी बातें बोली। इमरान खान ने एक बार फिर से अमेरिका को घेरा, और सुनिए कि जब अमेरिका पर वो हमले कर रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, हम 22 करोड़ लोग हैं। 22 करोड़ लोगों के लिए कितनी तौहीन है कि एक हुक्म दे रहा है 22 करोड़ लोगों के इलेक्टेड सरबराह को, वो पता नहीं वो किसको हुक्म दे रहा है, क्योंकि मैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, मुझे नहीं दे रहा। वो किसी को कह रहा है कि अगर ये आपका प्राइम मिनिस्टर बच जाता है तो आपको फेस करने पड़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। और फिर कहता है कि अगर ये हट गया तो माफ कर देंगे हम आपको। मीडिया के अंदर भी पैसा चल रहा होता है। मीडिया की यानी मीडिया को भी शर्म नहीं आई कि एक लोग पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, सबको पता है पैसे लेके, वो भी उसकी सपोर्ट कर रहा है। बड़ा जश्न बनाया जा रहा है जी, ओहो गवर्नमेंट गिर रही है, यानी जिस तरह कोई बहुत बड़ा कारनामा हो गया ये। और फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता चीजें पता चलना शुरू होती है। पता ये चलता है कि इनके डिप्लोमैट्स, अमेरिका के डिप्लोमैट्स हमारे लोगों से मिल रहे हैं। चंद महीने पहले मेरे अपने 2 आके, एक मेरा केपी का मिनिस्टर आतिफ खान, वो मुझे बताता है कि हमारी शंदाना हमारी MNA है, वो कहते जी हमें अमेरिकन एम्बेसी में बुला के उन्होंने बाकायदा कहा कि ये अदम एतमाद आने लगी है इमरान खान के ऊपर, और उनसे बड़ी लंबी, यानी चंद महीने पहले उनको पता था कि आ रही है अदम एतमाद। तो आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये तो पूरा प्लान बना हुआ था, तो ये पूरी स्क्रिप्ट चल रही। क्यों ये कह रहे हैं कि जी इसको निकालना है? क्या मैंने उनके गलती की है, क्या जुर्म किया है? और मैं आपको बताता हूँ जुर्म क्या है। सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उन्होंने सारी प्रोफाइल जब मेरी देखी, और उनको पता है पहले से कि इसने ड्रोन अटैक्स की मुखालफत की, इसने इराक वॉर की मुखालफत की, इसने अफ़गानिस्तान मुसलसल कहता रहा कि ये मिलिट्री सलूशन नहीं है अफ़गानिस्तान में, या यहाँ मुज़ाकरात से बात ख़त्म होगी। इसने ड्रोन अटैक्स जब हुए यहाँ, यही जो बेगर्स एंड नॉट चूजर्स, ये और इसका भाई जब पावर में थे, और आसिफ जरदारी, तो 400 ड्रोन अटैक्स जब पाकिस्तान में हुए तो किसने बोला, किसने मुजाहरे किए, किसने धरने दिए? इमरान खान ने दिए। तो उनको सब पता था। उनको ये पता है कि इमरान खान, ना उसकी कोई चोरी के पैसे बाहर पड़े हैं, ना उसकी कोई जायदाद बाहर पड़ी है, ना उसके कोई बाहर बैंक अकाउंट्स हैं, यानी कि वो कंट्रोल नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये उसका कसूर है, क्योंकि वो हमारा पुतला नहीं बन सकता, इसलिए इसको हटाना बड़ा ज़रूरी है। और ये सारा कुछ जो ड्रामा हो रहा है, ये सिर्फ एक आदमी को हटाने के लिए हो रहा है। तो इनकी क्या उनको खासियत पसंद है? इनको पता है कि अपने पैसे के लिए ये इस मुल्क की हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। 400 ड्रोन अटैक्स मैंने बताया, ये कभी इनके मुंह से सुना था कि ये हर ह्यूमैनिटेरियन लॉज, हर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है कि आप किसी अपने ही, आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप कुर्बानियां दे रहे हैं, और वो आप ही बमबारी कर रहे हैं। और बमबारी किस तरह लोगों को मार रहे हैं? एक आदमी 4000 मील से फैसला करता है कि जनाब ये दहशतगर्द, और ऊपर से बटन दबाता है और वो नीचे मर जाते हैं। उधर फिल्में बनी है अमेरिका के ऊपर, इसके ऊपर एक मैंने फिल्म भी देखी हुई है, ये जो ड्रोन अटैक्स करते थे। किसको अब काबुल में ड्रोन अटैक हुआ था, पहले रिपोर्ट आई जी के पता नहीं 8 वो आईसिल के मेंबर्स मर गए, दहशतगर्द मर गए। अगर अगले दिन पता चला जनाब एक आदमी और उसके बच्चे मर गए। तो आपको पता है कि कितनी दफ़ा कबायली इलाके के अंदर इस तरह लोग मरे, हमारे लोगों को कैसे, यानी 400 ड्रोन अटैक्स एकदम मदरसे में कर दिया, 80 बच्चे बेचारे मर गए, शादियों पे अटैक हो गया, कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि ये अपने पैसे के गुलाम डरे हुए थे कि कहीं वो नाराज़ हो गया तो हमारा वो हाल ना हो
जो आज रूसियों का हाल हो रहा है, जो यूक्रेन की जंग की वजह से आज रूसियों के वो जब्त कर रहे हैं अकाउंट्स, उनके आज वो जो उनकी ऑफशोर अकाउंट्स हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है वो जब्त कर रहे हैं। तो ये तो इसलिए कंट्रोल्ड है और इसलिए वो चाह रहे हैं कि ये आ जाएं ताकि फिर से पाकिस्तान को जो वो फैसला करें हम वो करें। तो मैं फिर से अपनी कौम को कहता हूँ, हमें ये फैसला करना है कि हमें किस तरह का पाकिस्तान चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान में जब अपना संबोधन कर रहे थे इमरान खान, उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सारे चोर एक साथ आ गए और मुझे पता है कि ये चुनाव क्यों कराना चाहते हैं। खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, पॉलिटिशियंस के जमीर खरीदे जा रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह उनको बंद किया जा रहा है होटल्स में और उनकी कीमतें लगाई जा रही हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे बच्चे को पता है अब किस कीमत के ऊपर अपने ज़मीर बेच रहे हैं। कौन सी जमहूरियत है ये परेड ग्राउंड में इस्लामाबाद में जो जलसा हुआ, मेरे ख्याल में मुल्क की तारीख में इतनी बड़ी ऐसे पब्लिक नहीं निकली। तो मैं तो पब्लिक नहीं मुझे लेके आए हैं, पब्लिक के साथ ही मैंने आना है। मैंने इसलिए शायद ही पाकिस्तान में इसकी कोई मिसाल नहीं है कि जब इन्होंने वो अदम एतमाद मेरे ऊपर ये लेके आए तो मैंने अपनी असेंबली डिसॉल्व कर दी, अपने आप को डिसॉल्व कर दिया और अवाम के पास, मैंने कहा लोगों के पास जाता हूँ कि इलेक्शन करवाएं, फैसला कर लें, इलेक्शन से इलेक्ट करें लोगों को। ये क्या तरीके जी, पीछे से मिल के कोई बाहर से कॉन्स्पिरेसी पैसे दे के कोई इधर खरीद के और जनाब आप वजीर आज़म बन गए। ये कौन सी जमहूरियत है? ये किस जमहूरियत के अंदर इस तरह के वजीर आज़म बनते हैं? क्या उसकी क्रेडिबिलिटी रह गई है? और वो क्या बनेगी पार्लियामेंट जिसके अंदर जो एक दूसरे को चोर कहते, सारे एक दूसरे को ये चोर कहते थे, सारों ने एक दूसरे के ऊपर करप्शन केसेस बनाए, सब एक दूसरे के ऊपर ऐसी जबान इस्तेमाल करते थे, 20 साल देख लें क्या क्या एक दूसरे को कहते। अब ये सारा ये जुमगुटा इकट्ठा हो जाएगा और सिर्फ एक मसला हो, किसी तरह बस पावर मिल जाए ताकि फिर से पहले जो NRO 1 मिला था इनको, सारों ने इन्होंने मिलके जो चोरी की, जनरल मुशर्रफ ने इन्होंने NRO दे दिया, अब ये NRO 2 होगा, आते साथ ही पावर। अच्छा क्यों नहीं अवाम के पास गया? इन्होंने कहा 3.5 साल कि जनाब यहाँ तो बड़ी नाहल हुकूमत है, ये ऐसे है, लोगों में जाएंगे वो अंडे मारेंगे। तो हम तो कह रहे हैं लोगों में आओ, और अब ये पूरी को अब भाग रहे हैं लोगों के अंदर। क्यों ये भाग रहे हैं? क्योंकि इनका मकसद कोई ये अवाम की पॉलिटिक्स नहीं है, इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ असेंबली में आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूँ, और मेरी कौम आपको इसके ऊपर नज़र रखनी है, क्योंकि ये आपका पैसा चोरी हुआ है। इन्होंने नैब को ख़त्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस ख़त्म करने हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि ये जो सारे ज़मानत के ऊपर हैं, ये इनको क्या डर किस चीज़ का है? इनके सारे केसेस आने लगे हैं सामने, तो वो जल्दी जल्दी हटाना चाहते थे कि किसी तरह ये अपने केसेस से निकल जाए। तो कौम ने नज़र रखनी है। फिर इन्होंने, मैं दूसरी चीज़ आपको कहूँ, ये कभी इन्होंने न्यूट्रल अंपायर से मैच नहीं खेला। इनका सबसे बड़ा खौफ ये है कि वो जो EVM मशीन है जो हिंदुस्तान में भी है, जो जुडिशल कमीशन बनी थी 2015 में, उसकी फाइंडिंग सिर्फ ये थी कि जितने भी मसले आए हैं, अगर आप EVM मशीन ले आए तो वो सारे मसले हल हो जाते थे। हमने तो इसलिए लेके आए हैं। मैं क्रिकेट की दुनिया में वो हूँ 200 साल तारीख में जो कैप्टन न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। मेरी यही कोशिश थी कि मैं पाकिस्तान में वो इलेक्शन करवाऊं जो साफ और शफाफ सब मान जाए, क्योंकि हर इलेक्शन के अंदर शोर मचता था। और ये वो रिवर्स करेंगे, ये EVM मशीन इसलिए ख़त्म करेंगे क्योंकि इन्होंने धांधली करनी है, इन्होंने सारी जिंदगी धांधली की है। और पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक के बीच पाकिस्तान बॉर्डर पर तालिबान एक्टिव हो गया। इसी वजह से डुरेंडा सीमा पर पाकिस्तान की सेना की चौकसी हो गई है। पाकिस्तानी मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स और सेना की गाड़ियां लगातार अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के एक सैन्य हेलीकॉप्टर को तालिबान ने मार गिराया था। और न्यूज नॉनस्टॉप में वक्त हो चला है 100 बड़ी खबरें नॉनस्टॉप देखने का। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इमरान खान का देश के नाम संबोधन, अमेरिका को बताया पाकिस्तान की हालत का जिम्मेदार। इमरान खान के भारत की विदेश नीति की तारीफ की, कहा हिंदुस्तान को कोई सुपर पावर आंख नहीं दिखा सकता।
इमरान खान ने अमेरिका पर सीधा निशाना साधा, कहा अमेरिका ने 4 महीने पहले मुझे हटाने की साजिश रची थी। इमरान खान ने कहा कि विपक्ष चुनाव से भाग रहा है, जनता से 10 अप्रैल को सड़कों पर उतरने की अपील की। इमरान खान को एक और बड़ा झटका, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम महमूद खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। पाक आईएसआई चीफ ने इमरान खान से मुलाकात की, प्रधानमंत्री आवास पर दोनों के बीच मीटिंग हुई। पाकिस्तान में कल अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली बहाल की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इमरान सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। कल कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने को असंवैधानिक कहा था। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इमरान की पीटीआई नेताओं के साथ बड़ी बैठक, कानूनी सलाहकार भी रहे मौजूद। पाकिस्तानी गृह मंत्री शेख रशीद ने कहा इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए। आतंकी सरगना हाफिज सईद को 31 साल की सजा, टेरर फंडिंग के मामले में पाकिस्तान कोर्ट ने सजा सुनाई। करौली मामले पर बीजेपी का गहलोत सरकार पर हमला, कहा 2 दर्जन पुलिस वालों के सामने करौली में हिंसा हुई, सीएम गहलोत ने दंगाइयों को क्लीन चिट दी। बीजेपी ने गहलोत पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, राजस्थान के हिंदुओं के खिलाफ कानून बनाया गया। बीजेपी ने गहलोत पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा राजस्थान को जलता देख चुप नहीं बैठेंगे। बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने कहा राजस्थान में तालिबान जैसा शासन, गहलोत सरकार ने पीएफआई को खुश किया। राज्यवर्धन राठौर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का शब्द दिया, नागा साधुओं पर गोलियां चलवाई। करौली हिंसा में गहलोत सरकार ने जांच अधिकारी नियुक्त किया, गृह विभाग के सचिव कैलाश मीणा जांच करेंगे, 15 दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। टाइम्स नाउ नवभारत की खबर के बाद बौखलाया पुलिस प्रशासन, जिन छतों से नवभारत ने की रिपोर्टिंग, उनके मालिकों को परेशान कर रही है पुलिस। करौली हिंसा मामले में पुलिस ने सोमेश अग्रवाल समेत 2 और को हिरासत में लिया। करौली में कर्फ्यू में मिली 3 घंटे की ढील, बाजार में खरीदारी करते दिखे लोग। करौली हिंसा पर सचिन पायलट का बयान, कहीं भी हिंसा हो उसकी जांच होनी चाहिए। ओवैसी का बयान, कहा करौली पुलिस ने एक 14 वर्षीय मुस्लिम लड़के को रात भर पीटा, पुलिसकर्मी को तुरंत निलंबित करना चाहिए। गोरखपुर मठ पर हमले का नया वीडियो सामने आया, हमलावर मुर्तजा वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है। मुर्तजा ने हनी ट्रैप कनेक्शन की जांच, इस्लामिक स्टेट कैंप में फंसी लड़की के नाम पर मेल आता था, लड़की की मदद के लिए पैसे भेजे थे। यूपीएटीएस की जांच में बड़ा खुलासा, कट्टरपंथियों के कहने पर गोरखपुर हमले का आरोपी मुर्तजा जिहादी ऐप बना रहा था, ऐप से जिहादियों को जोड़ना चाहता था। एटीएस ने मुर्तजा के पिता से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की, मुर्तजा के करीबी अब्दुल से भी पूछताछ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा अब लाउडस्पीकर सरकार और आरएसएस के हाथ में पहले सभी के पास होता था। रायपुर पहुंचे रित्रेश्वर महाराज ने टाइम्स नाउ नवभारत से कहा बेंगलुरु में लाउडस्पीकर का फैसला सराहनीय, पूरे देश को इससे सीख मिलनी चाहिए। 10 अप्रैल को गुजरात आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, नवनिर्मित पर्यटन सुविधाओं का करेंगे लोकार्पण। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 1 दिन के अहमदाबाद दौरे पर महानगर पालिका के स्मार्ट स्कूल का लोकार्पण किया। कल से 4 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा, शिमला में करेंगे रोड शो और जनसभा, कोथीपुरा एम्स के विकास कार्य की भी समीक्षा करेंगे। 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। गोरखपुर में सीएम योगी की चेतावनी, का 2 महीने में प्रगति नहीं दिखी तो होगी सख्त कार्रवाई। यूपी के मदरसों में पढ़ाया जाएगा महापुरुषों का पाठ, स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन गाथा को भी पढ़ाया जाएगा। मदरसों से धर्म की शिक्षा देने वाले 5339 पद हटाए जाएंगे, आधुनिक शिक्षा पर रहेगा फोकस। सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, गरीब की झोपड़ी दुकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर। बागपत पुलिस के अपराधी को खुली चेतावनी, कहा नहीं हुआ पेश तो मकान पर चलेगा बुलडोजर, गौकशी मामले में फरार। मुरादाबाद में अवैध निर्माण से बनाई गई 2 इमारतों पर चला बुलडोजर, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की। सहारनपुर में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से घबराई हिस्ट्री शीटर, थाने पहुंचकर सरेंडर किया। हलाल मीट पर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दर्ज, अब हलाल मीट पर लिखनी होगी एडवाइजरी। बाबा बजरंग मुनि दास ने मांगी माफी, आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में हुआ केस दर्ज। राहुल गांधी ने शरद यादव से मुलाकात की, कहा शरद यादव मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उनसे राजनीतिक बातें। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बजट को लेकर कहा अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार तैयार करने का लक्ष्य है, मामले में
में सभी विभागों की मीटिंग ली। उत्तराखंड के सीएम धामी ने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप लॉन्च किया। कहा, ऐप के जरिए लोग सीधे शिकायत दर्ज करा पाएंगे। यूपी के जालौन में धड़ल्ले से हो रही है नकल। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षा में छात्र कर रहे हैं सामूहिक चीटिंग। हरियाणा के रोहतक में कैश वैन से 2 करोड़ 62 लाख की लूट। बदमाशों ने कैश वैन कर्मचारी को मारी गोली। जयपुर बायोफ्यूल अथॉरिटी के सीईओ 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के रहने वाले छात्र की कनाडा के टोरंटो में गोली लगने से मौत। ग्लोबल मैनेजमेंट की पढ़ाई करता था कार्तिक वसुदेव। पंजाब सरकार जल्द नई माइनिंग पॉलिसी लाएगी। माइनिंग वाली जगह पर सीसीटीवी लगेंगे। ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। बिहार के भागलपुर में पुलिस ट्रेनिंग कैंप के पास मिले 4 जिंदा बम। लोगों में मची अफरा तफरी। पुलिस जांच में जुटी। बीरभूम के नानूर थाना क्षेत्र के पास मिले 20 बम स्क्वाड ने डिफ्यूज किया। बेंगलुरु के 6 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई में एनएस ऑफिस पर हमला। स्थानीय पदाधिकारियों ने एनसीपी पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया। लखनऊ के हजरतगंज में इंडियन बैंक में लगी आग। बैंक के अंदर मौजूद ट्रांसफर भी आग की चपेट में आया। बाराबंकी के सतरिक थाना क्षेत्र में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। लखनऊ में खुलेआम सड़क पर फायरिंग। दर्जनों युवकों ने गाड़ियों पर खड़े होकर बीच सड़क पर मचाया उत्पात। वीडियो वायरल हो रहा है। शरद पवार की सुरक्षा में चूक मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने 107 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। शरद पवार के घर पर प्रदर्शन की जांच होगी। ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रदर्शन की जांच करेंगे। चीफ शरद पवार के घर के बाहर राज्य परिवहन के कर्मचारियों का प्रदर्शन। सुप्रिया सुले ने हाथ जोड़कर प्रदर्शनकारियों से को रोकने के लिए कहा। बीजेपी उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने कहा, कर्मचारी 5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए वो शरद पवार के घर पहुंच गए। बीजेपी को जिम्मेदार मानना गलत। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बीजेपी पार्षद ने तोड़ा सरकारी कार्यालय। देर रात बिना सूचना के की तोड़फोड़। 10 अप्रैल से 18 से ज्यादा उम्र वालों को बूस्टर डोज लगेगी। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर लगेंगे बूस्टर डोज। 600 रुपए का भुगतान करना। केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा 100% फोर्टिफाइड चावल। फर्स्ट फेज में आंगनबाड़ी और मिड डे मील की सप्लाई फोर्टिफाइड होगी। अखिलेश यादव का महंगाई को लेकर बीजेपी पर वार। कहा, बीजेपी ने महंगाई में बनाया कीर्तिमान। अब किसी भी एटीएम से बिना कार्ड के निकाल पाएंगे पैसे। आरबीआई गवर्नर ने किया। पंजाब के होशियारपुर में बिजली विभाग के कर्मियों ने लगाए स्मार्ट मीटर। लोगों ने किया विरोध। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में इसरो की टीम का दौरा। आसमान से गिरी वस्तुओं का करेंगे निरीक्षण। श्रीलंका को मानवीय सहायता देगा भारत। श्रीलंका में भारत के उच्चायोग ने जानकारी दी। ब्रिटेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की बेटियों पर प्रतिबंध लगाया। इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से खबर है, रूस यूक्रेन फिर से बातचीत के लिए तैयार। यूक्रेन की मदद के लिए स्लोवाकिया आया आगे। यूक्रेन को S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भेजे जाएंगे। यूक्रेन में मारे गए लोगों की पहचान करेंगे एक्सपर्ट। अंतर्राष्ट्रीय संगठन फॉरेंसिक टीम एक्सपर्ट को भेजेगा। यूक्रेन का दावा, रूस ने क्रामटॉस में रॉकेट हमला किया। हमले में दर्जनों की मौत। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के क्रामस्टॉक में रेलवे स्टेशन पर हमले से इनकार किया। रूस ने यूक्रेन के क्रामस्टॉक में 2 रॉकेट से हमला किया। 30 की मौत, 100 जख्मी। यूक्रेन के टैंक पर रूस का हमला। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया स्ट्राइक का नया वीडियो। रूस ने ओनिक्स मिसाइलों को किया लॉन्च। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया लॉन्च का वीडियो। UNHRC से निलंबन पर रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा, रूस की सदस्यता को खत्म करना गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। यूक्रेन का दावा, रूस पर किया MSTAS आर्टिलरी फायरिंग। सामने आया वीडियो। यूक्रेन के पोपासना में रूस का हमला। सामने आया भयानक युद्ध के मंजर का वीडियो। यूक्रेन में रूस के टैंक तबाह। सामने आया हमले का एक नया वीडियो। रूस सैनिकों ने खोरसन से लोगों को किया रेस्क्यू। युद्ध क्षेत्र से 300 से ज्यादा नागरिकों को रेस्क्यू किया गया। पेरू में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। डीजल, पेट्रोल समेत खाने के पीने के सामान की बड़ी कीमतों को लेकर विरोध करना। शंघाई में ड्राइवरलेस कार अस्पताल पहुंचा रही है जरूरी सामान। लॉकडाउन की वजह से ड्राइवरलेस कार शुरू की गई है।
ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेल्स में बाढ़ का कहर जारी, एक शख्स की मौत, 2000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। मोगा में नशे के ओवरडोज से युवक की मौत, कुछ दिन पहले ही नशा मुक्ति केंद्र से वापस आया था। मुंबई में रुचि सोया का पीएफओ लॉन्च, बाबा रामदेव समेत आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे। यूक्रेन को सैन्य मदद देगा ऑस्ट्रेलिया, बूस्टमास्टर बख्तरबंद गाड़ी भेजने का ऐलान किया। यूक्रेन के बूचा शहर में 163 शवों की पहचान, बूचा शहर में करीब 320 लोगों के शव बरामद हुए। यूक्रेन पर जारी है रूस का हमला, खार्किव में चर्च के पास किया धमाका। यूक्रेन की मदद के लिए सामने आए यूरोपियन यूनियन, हथियारों के लिए 500 मिलियन यूरो देने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट का जमावड़ा शुरू, गुलमर्ग में केबल कार का मजा लेते दिखे लोग। दिल्ली में फिल्म जर्सी का प्रमोशन इवेंट में शाहिद कपूर और अन्य कलाकारों ने की शिरकत। रणबीर कपूर और आलिया की शादी की डेट फिक्स, 13 अप्रैल से शुरू होंगी रस्में, 15 अप्रैल को लेंगे 7 फेरे। डांस दीवाने शो के प्रमोशन में नजर आई नीतू कपूर, नोरा फतेही और मर्जी संकिया स्टेज पर डांस। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का जन्मदिन, शेयर की सेलिब्रेशन की तस्वीर। सलमान खान बनने जा रहे हैं डायरेक्टर, फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के प्रोडक्शन की कमान संभाली। अलका याग्निक, जावेद अली और हिमेश रेशमिया बने सुपरस्टार सिंगर 2 के जज। अबुधाबी में आईफा अवार्ड 2022 आयोजन, कार्तिक, सारा और दिव्या खोसला कुमार दिखाएंगे स्टेज पर में डांस का जलवा। टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 का लेटेस्ट गाना मिस हैरान रिलीज, इसे खुद टाइगर श्रॉफ ने गाया। और खैर मुंबई से शरद पवार के सुरक्षा में चूक हुई है, स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों ने बंगले के अंदर पत्थर और चप्पलें फेंकी। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। ये जनता का गुस्सा है, ये आम आदमी का आक्रोश है। जब सब्र का बांध टूटता है तो सारे दरवाजे तोड़ते हुए जनता अपना हक मांगने पहुंच जाती है। मुंबई में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 5 महीनों से अपनी मांग पूरी होने का इंतजार कर रहे महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कर्मचारी एनसीपी नेता शरद पवार के घर पहुंच गए। लोग कितने गुस्से में थे, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। शरद पवार के घर पर चप्पल जूतों की बरसात हो गई। प्रदर्शनकारियों के गुस्से के सामने सारे सुरक्षा इंतजाम फेल हो गए। गेट तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी शरद पवार के घर सिल्वर ओक के अंदर दाखिल हो गए। इस दौरान वहां शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले भी पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें भी घेर लिया। हाथ जोड़कर प्रदर्शनकारियों को सुप्रिया सुले ने कोशिश की, लेकिन काफी मनाने के बावजूद प्रदर्शनकारी माने नहीं और वहीं डेरा डालकर बैठ गए। दरअसल नवंबर से ही स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। अपने विभाग को राज्य सरकार के अंतर्गत लाने की मांग कर रहे हैं। अब तक एमएसआरटीसी के 100 से ज्यादा कर्मचारी आत्महत्या कर चुके हैं। एनसीपी ने अपने मैनिफेस्टो में यह मुद्दा भी रखा था। एसटी कर्मचारी अपनी मांग लेके, जो कि एसटी कॉर्पोरेशन का सरकार में विलीनीकरण हो, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, जिसमें लिखा गया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम एसटी कॉर्पोरेशन को जो है शासन में उसका विलीनीकरण करेंगे, ये बात थी। और इसका जिक्र बार बार एसटी कर्मचारियों की तरफ से हो रहा है कि अगर आपने लिखा था तो आप अभी हमारी मांग पूरी क्यों नहीं कर रहे। 5 महीनों से अपनी मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में बैठे इन लोगों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। अब इंतजार इस बात का है कि प्रदर्शनकारियों के बवाल के बाद भी क्या इन्हें अपना हक मिलता है या नहीं। शिवानी मिश्रा, मुंबई, टाइम्स नाउ, नवभारत। और पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बढ़ते दामों की वजह से कैब चालक, ऑटो ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर सब परेशान हैं और चक्का जाम करने की धमकी दे रहे हैं। आखिर क्यों, ये देखिए। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे से ट्रांसपोर्टर कारोबारी से लेकर आम लोगों तक सभी परेशान हैं। सीएनजी की कीमतें करीब करीब रोजाना बढ़ रही हैं, जिससे कैब और ऑटो चलाने वाले परेशान हैं। फ्यूल कीमतों की महंगाई को लेकर टैक्सी और ऑटो यूनियन ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। दाम अचानक इस प्रकार से डबल हो जाने की वजह से आज ड्राइवर सड़कों पे है। आज उसकी जो है मेहनताना पूरा नहीं मिल रहा।
कंपनियों का 35 से 40% कमीशन, जो ऐप बेस्ड कंपनी में ड्राइवर भाई काम करते हैं, कंपनियों ने अपना 1 रुपया कम नहीं किया कहीं भी। सरकारों ने सीएनजी के दाम 70 गुना वृद्धि की है, जिसकी वजह से ये ड्राइवर समाज नहीं, पूरा देश, पूरा दिल्ली एनसीआर का हर एक व्यक्ति परेशान है। इसलिए आज सभी ड्राइवर भाई जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि अनिश्चितकालीन चक्का जाम भी किया जाए। ऑटो एंड कैब यूनियन का कहना है कि वो आने वाले दिनों में चक्का जाम करने वाले हैं, क्योंकि किराए में इजाफा नहीं हो रहा है, कंपनियां कमीशन कम नहीं कर रही हैं। हमारा विरोध दोनों सरकारों से है, सेंट्रल से भी और दिल्ली से भी, और हम 11 तारीख को भी संगठनों के साथ हैं। हो सकता है 18 तारीख तक चक्का जाम का ऐलान कर दिया जाए और दिल्ली एनसीआर की जनता को ये परेशानी होगी। आगे आने वाले दिनों में 5-7 दिनों में ये भयंकर परेशानी ट्रांसपोर्ट की होने वाली है। कैब ऑटो ड्राइवर केजरीवाल और केंद्र सरकार से सीएनजी पर सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार जो है हमारे को सब्सिडी दे सीएनजी में, हम 35 रुपए सब्सिडी चाह रहे हैं भाई, 35 रुपए हमारे को सब्सिडी दी जाए। और हम दिल्ली की जनता के ऊपर अभी कोई किराए का बोझ नहीं डालना चाहते, क्योंकि कोरोना काल के अंदर दिल्ली की जनता ने भी बहुत तकलीफें झेली हैं और हमारे ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले तो झेल ही रहे हैं तकलीफें। अगर ऑटो और टैक्सी वाले हड़ताल पर जाते हैं तो दिल्ली वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मोहितों के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और नींबू की कीमतों ने आम आदमी को निचोड़ कर रख दिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। महंगाई भी बहुत बढ़ गई, 400 रुपए के ऊपर नींबू का रेट है, वेजिटेबल सारी 100 रुपए के ऊपर है। ट्वीट कीजिए। जिस देश में हार्मनी नहीं होती है, शांति नहीं होती है, उस देश में महंगाई बढ़ेगी, उस देश में नफरत बढ़ेगी। आज नींबू भी अपनी किस्मत पर इतरा रहा होगा, खुशी के मारे निचुड़ कर मरा जा रहा होगा। भाई बात ही कुछ ऐसी है। एक जमाना था कि 1-2 रुपए में ही नींबू छटका, तपाक से गिलास में पटका और गट से शिकंजी के तौर पर गटक लिया। आज 1-2 रुपए लेकर जरा नींबू की तरफ देखने की हिम्मत कीजिए। भाई साहब 10 रुपए में भी साथ जाने को तैयार नहीं। आज एक नींबू 12 से 15 रुपए और 1 किलो का दाम 300 रुपए से ज्यादा हो गया है। खट्टा नींबू आम आदमी के लिए और खट्टा हो गया। वो कहावत है ना मिले तो अंगूर खट्टे, कुछ वैसा ही हाल आज नींबू को लेकर। ये देखिए, ये जो नींबू है इसकी आज की कीमत जो है वो 299 रुपये है, यानी कि 300 के आसपास प्रति किलो नींबू की कीमत है। और अगर एक नींबू की बात करें तो वो लगभग 10 रुपये के आसपास की एक नींबू आता है। उसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 2 सप्ताह पहले की बात है जब नींबू की कीमत महज 150 हुआ करती थी, और अब जो है 2 सप्ताह के बाद इस तरह से नींबू की कीमत में उछाल आया है कि आम लोगों के दांत खट्टे होने लगे हैं। कल तक छोले भटूरे के साथ प्लेट में पड़े नींबू को कोई देखता नहीं था। अब आलम यह है कि आप जितना भी ढूंढ ले ये दिखेगा नहीं। दादी अम्मा भी घर पर कहने लगी कि नींबू का अचार लगाने का मौसम आ गया है, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि इस बार नींबू का अचार आम आदमी की औकात से बाहर की चीज हो गई। पीछे से फसल कम है तो भाव तो बढ़ना ही बढ़ना है। जैसी फसल आएगी वैसा सौदा बिकेगा। लोग आ रहे हैं आपके पास, खरीदारी कैसी चल रही है? खरीदारी समय कम ही चल रही है। महंगाई वजह से लोग लेके ही नहीं जा रहे, भाव पूछ रहे, भाग रहे हैं। आम आदमी इस गर्मी में दफ्तर के लिए निकल रहा है। पेट्रोल पंप पर महंगाई की पहली थपेड़ पड़ती। डर है कि कहीं गलती से वो धूप और महंगाई की डबल मार से राहत पाने के लिए अगर नींबू पानी की दुकान पर चला जाए तो गश खाकर गिर जाए। सबसे चौंकाने वाला जो रेट है वो नींबू का है। आप देखिए, हम नींबू के दुकान पे मौजूद है और नींबू का जो रेट है वो सबसे कह सकते हैं चौंका रहा है लोगों को, क्योंकि अचानक बहुत ज़्यादा जो कीमत है नींबू की उसमें वृद्धि हुई। हम दुकानदार से ही सीधे बात करते हैं, कैसे चल रहा है नींबू? नींबू 800 रुपये सैकड़ा से लेकर के 200 रुपये सैकड़ा तक चल रहा है। किलो में अगर देखें तो कैसे? 200 रुपये किलो पड़ जाता है। खरीदारी वहीं महंगा आ रहा है। 160 रुपये किलो जहाँ से आ रहा है वहीं पड़ता है। आप लोग थोक में बेचते हैं? थोक में, हाँ। रिटेल थोक में, रिटेल में तो और महंगा हो जाता है। रिटेल में 10 रुपये पीस बेचते हैं। बड़ा लेमू 10 रुपये एक नींबू। लेमू, छोटा लेमू 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये। सवाल उठता है कि आखिर 1-2 रुपए में मिलने वाला नींबू शिकंजी के बराबर महंगा कैसे हो? कृषि वैज्ञानिक बता रहे हैं कि यूं तो गर्मी में वैसे भी नींबू का दाम बढ़ जाता है, लेकिन इतना महंगा बिकने की वजह है बेमौसम बारिश। साल में कई बार हुई बेमौसम बारिश ने नींबू की फसल को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा मौसम में बदलाव के कारण भी नींबू की फसल प्रभावित हुई है। डीजल महंगा होने से ढुलाई की लागत भी बढ़ी है।
जाहिर है कुदरत की वजह से खट्टा नींबू तीखा यानी महंगा हो गया, लेकिन सच ये भी है कि पेट्रोल और डीजल में जो आग लगी है उससे भी नींबू का भाव ताव खा रहा है। अगर सरकार तेल के दामों को कंट्रोल करे तो नींबू के साथ साथ पब्लिक को भी शांति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और एमपी अजब है, लेकिन ये जो यहाँ की पुलिस है वो भी बहुत गजब है। हम ये क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखेंगे तो थाने में पुलिस की करतूत का खुलासा खुद ब खुद हो जाएगा। इसे वर्दी की गर्मी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसे वर्दी की सनक नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? इसे वर्दी की ठसक नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इसे सिस्टम को जेब में रखना नहीं मानेंगे तो क्या कहेंगे? सच मानिए, शर्म शब्द एमपी की पुलिस के लिए छोटा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी पुलिस की इस करतूत के लिए क्या करना चाहिए? उनके राज में कुछ मजबूर हुए लोग थाने में डंडे की जोर पर अर्धनग्न किए जाते हैं और इनकी ये हालत पुलिस ने की है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कोतवाली का ये दृश्य है। थानेदार कुर्सी पर बैठा है, वर्दी के घमंड में चूर और डंडे के जोर पर 10 मजबूर लोगों को जिंदगी भर का जख्म दे रहा है। सामने अर्धनग्न खड़े होकर लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। इन लोगों का जुर्म क्या है वो आगे बताएंगे, लेकिन पहले थानेदार की बचकानी हरकत की दलील सुन लीजिए। न्यूड नहीं है, सभी लोग अंडरवियर पहने हुए हैं। हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से उनको अंडरवियर हवालात में इसलिए रखते हैं ताकि कोई व्यक्ति ऐसी फांसी वासी न लगाए, क्योंकि कई घटनाएं घट जाती हैं, कपड़े पहन के लोग फांसी लगा लेते हैं। तो हम सुरक्षा की दृष्टि से उनको रखते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। थानेदार साहब के एक शब्द गौर करने लायक है। खोखली दलील दे रहे हैं कि बेचारे आत्महत्या ना कर ले, इसलिए कपड़े ही उतार दिए। थानेदार साहब इनकी जान बचा रहे थे। इतना मासूम बहाना कहीं सुना है आपने? एक बार फिर सुनिए। ऐसा न्यूड नहीं है, सभी लोग अंडरवियर पहने हुए हैं। हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से उनको अंडरवियर हवालात में इसलिए रखते हैं ताकि कोई व्यक्ति ऐसी फांसी वासी न लगाए, क्योंकि कई घटनाएं घट जाती हैं, कपड़े पहन के लोग फांसी लगा लेते हैं। तो हम सुरक्षा की दृष्टि से उनको रखते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सवाल उठता है कि क्या देश के सभी थानों में ऐसा ही होता है? हिरासत में लिए गए तमाम लोग हवालात में अर्धनग्न कर दिए जाते हैं? क्या थाने में आने वाला हर शख्स आत्महत्या की कोशिश करता है? सच ये है कि थानेदार साहब इंसाफ करने के मूड में आ गए थे। उनमें सबक सिखाने की सनक सवार थी। वो ऐसा कुछ करना चाहते थे कि जो दहशत बन जाए। अब सुनिए कि इन लोगों पर आरोप क्या है। दरअसल ये लोग एक स्थानीय रंगकर्मी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी को पकड़कर इनके कपड़े उतरवाए और थाने में इनकी परेड निकाली। ये तस्वीर मानवीय गरिमा के भी खिलाफ है। कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। निश्चित रूप से आपत्तिजनक है और मैं भी इसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। मैंने इसमें लापरवाही के लिए हमारे थाना प्रभारी मनोज सोनी और थाना प्रभारी एमिलिया जो अभिषेक सिंह को उनको निलंबित करके लाइन अटैच किया है और इसकी जांच हमारी एडिशनल एसपी भी कर रही है। अभी लेकिन लेटेस्ट मेरे पास से जानकारी है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच भोपाल से भी चालू हुई है। ये तस्वीर हमारी खोखले सिस्टम का सबसे बड़ा सबूत है। एमपी की पुलिस या कह लीजिए शिवराज की पुलिस को अपने इस आचरण पर शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। शर्म तो शिवराज सरकार को भी आनी चाहिए, जिसका इकबाल इतना बौना हो गया है कि उनके राज में इंसाफ का सूरज अस्त हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो न्यूज नॉन स्टॉप में आ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन सुर्खियां भी बाकी हैं, कहीं जाइएगा नहीं।